जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एनवायरनमेंट के 10वें प्रैक्टिस सेट के साथ में। ये हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है, तो इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट आ चुके होंगे। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 12 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और पहले भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं और एनवायरनमेंट की ही 45 से 50 क्लासेस अपलोडेड हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। सभी क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी इंपॉर्टेंट होंगे जहाँ पर भी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है वन हानि से क्या होता है, ये आपको बताना है। वन हानि से वर्षा में कमी होती है, भू अपरदन होता है, उपर्युक्त आ एवं बा दोनों। ठीक है, तो वन हानि से क्या होगा, वनों की कटाई होती है या फिर किसी कारणवश जंगल नष्ट होते हैं। तो इससे क्या है, क्या इसका प्रभाव होगा, तो वर्षा में कमी होगी एवं भू अपरदन होगा, भूमि का कटाव होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाए, उपर्युक्त आ एवं बा दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है विलुप्त हो गया वन्य जीव है। विलुप्त हो गया वन्य पक्षी है, ये कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गौड़ा वन और डोडो, ऑप्शन बी है हवासिल, ऑप्शन सी है फ्लेमिंगो एवं मगरमच्छ, ऑप्शन डी है श्वेत सारस एवं कस्तूरी मृग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है हमारा, विलुप्त हो गया वन्य पक्षी कौन सा है, गौड़ा वन एवं डोडो। ठीक है, ये गौड़ा वन जो है राजस्थान में पाया जाने वाला एक पक्षी था जो कि अब विलुप्त हो चुका है और एक कभी कभार देखने को मिलता है। लेकिन जो डोडो है यह पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है और इसकी एक भी संख्या पृथ्वी पर अब नहीं बची है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 3, लिखा हुआ है अम्लीय मृदा को की अम्लीयता को कम करने के लिए इसमें मिलाना चाहिए। अम्लीय मृदा की अम्लीयता को कम करने के लिए इसमें मिलाना चाहिए, तो क्या मिलाना चाहिए, जिप्सम एवं डोलामाइट। सबसे पहले तो हमें अम्लीय मृदा है, यदि कोई उसकी अम्लीयता दूर करनी होगी तो उसमें कोई क्षारीय पदार्थ मिलाना होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा पदार्थ क्षारीय है। ठीक है, तो जिप्सम एवं डोलामाइट, तो यहाँ पर जिप्सम जो है ये क्षारीय नहीं है। डोलामाइट एवं सल्फर चूर्ण, तो यहाँ पर सल्फर चूर्ण क्षारीय नहीं है। सल्फर चूर्ण एवं अमोनिया सल्फेट, तो ये दोनों क्षारीय नहीं है। ठीक है, क्षारीय क्या है यहाँ पर, डोलामाइट एवं चूना पत्थर का चूर्ण, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि हम किसी भी अम्लीय मृदा की अम्लीयता को दूर करना चाहते हैं तो उसमें हमें मिलाना चाहिए डोलामाइट एवं चूना पत्थर। ठीक है, चूने पत्थर का चूर्ण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है सर्वाधिक संख्या में जीव हैं। सर्वाधिक संख्या में जीव हैं। ठीक है, तो कौन से जीव पृथ्वी पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कीट पाया जाता है, स्तनधारी पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं, यहाँ पर मछली पाई जाती है। तो सर्वाधिक संख्या में जो जीव पाए जाते हैं वो है कीट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कीट पृथ्वी पर बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही अधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किसे सागरीय मरुस्थल कहा जाता है। किसे सागरीय मरुस्थल कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है जापान सागर को, सारगासो समुद्र को, लाल सागर को या फिर अरब सागर को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सागरीय मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सारगासो समुद्र को, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सा एकमात्र पक्षी है जो गुफाओं में रहता है। वह कौन सा एकमात्र पक्षी है जो गुफाओं में रहता है। ऑप्शन है आपके हॉजिन, पाफिन, गुआचारो या फिर गुइलिमोट। तो ये पक्षियों के नाम हैं कुछ प्रकार से और इसमें से जो गुआचारो पक्षी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गुआचारो देख सकते हैं आप, इस प्रकार का ये पक्षी है, रेड कलर का होता है थोड़े थोड़े, और यहाँ पर ये गुआचारो ये गुफाओं में रहने वाला पक्षी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है वनों में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम क्या होगा। वनों में यदि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती है तो इसका परिणाम क्या होगा,
क्षेत्र विशेष में वर्षा की अधिकता होगी, क्षेत्र विशेष में वर्षा की कमी हो जाएगी, भू उर्वरकता में बढ़ोतरी होगी, भू संरक्षण अप्रभावित होगा। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहां पर वनों के अंदर धुंध कटाई होगी वहां पर क्षेत्र विशेष में वर्षा की काफी कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, मनुष्य द्वारा किसी भी वस्तु के निर्माण करने के कार्य को कहते हैं। मनुष्य द्वारा किसी भी वस्तु के निर्माण करने के कार्य को कहते हैं योग, उद्योग, व्यायाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य द्वारा जब किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता है, अब वस्तु का निर्माण जब व्यापार की दृष्टि से किया जाता है तब हम उसे उद्योग बोलेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, किसी भी मनुष्य के द्वारा वस्तु निर्माण करने की कार्य को कहा जाता है उद्योग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा हुआ है कि घर में हवा के लिए आवश्यक है। घर में हवा के लिए आवश्यक क्या है? तो दरवाजा, खिड़की, कुर्सी या फिर टेबल। तो ये क्या बोल रहे हैं सर आप? घर में हवा के लिए तो फैन और लाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिड़की की। ठीक है, फैन और लाइट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे लिए। घर में हवा के प्रवाह बना रहे, हवा अंदर आती रहे, बाहर से ताजी हवा, अंदर की हवा बाहर जाती रहे, इसके लिए आवश्यक है खिड़की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन का संबंध है। आयोडीन का संबंध किससे? थायराइड ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, पेशीय संकुचन से या फिर ऊर्जा मुद्रा का कार्य है। तो यहाँ पर जो है आयोडीन का संबंध किस ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा होता है, और घेंगा कहाँ पर होता है? थायराइड ग्रंथि में होता है। थायराइड यहाँ पर गले के नीचे हमारे जो कंठ है इस यहाँ पर पाई जाने वाली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो इसके साथ ही चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11, लिखा हुआ है, भोजन में इसकी अत्यधिक मात्रा लेना, भोजन में निम्नलिखित में से किसकी अत्यधिक मात्रा लेना हानिकारक है? ठीक है, वसा की, खनिज की, प्रोटीन की या फिर विटामिन की। तो भोजन में वसा की अधिकतर मात्रा लेना हानिकारक है। ऑप्शन बी। ठीक है, वसा अधिक लेने से मोटापा बढ़ता है और मोटापा बहुत ही हानिकारक होता है शरीर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, निम्न में से किससे प्राकृतिक प्रदूषण होता है? निम्नलिखित में से किससे प्राकृतिक प्रदूषण होता है? जंगल की आग से, धुंध या कोहरे से, वायुमंडल में NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा आग, जंगल की आग से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 13, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है कांच होता है, प्लास्टिक होता है, अपमार्जक होता है, CO2 होता है। ठीक है, तो मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है प्लास्टिक। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 13 क्वेश्चन हो चुके हैं और यहाँ पर 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं ये आपको वीडियो के अंदर में कमेंट में बताना है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है और शेयर तो करना ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14 लिखा हुआ है, किसी रोगाणु का संक्रमण उसके परपोषी पर तब होता है जब। ठीक है, किसी रोगाणु का संक्रमण, परपोषी कौन होते हैं? तो परपोषी वो होते हैं जो रोगाणु के वाहक होते हैं, रोगाणु को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए उसकी सहायता करते हैं, और रोगाणु परपोषी के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, परपोषी क्या है? तो परपोषी कोई भी जीव हो सकता है यहाँ पर जिस पर रोगाणु रहवास रहता हो। तो यहाँ पर जो है किसी रोगाणु का संक्रमण करके परपोषी पर तब होता है जब परपोषी संवेदी हो, रोग उत्पन्न करने में रोगाणु सक्षम हो, वातावरण अनुकूलन हो या फिर वातावरण अनुकूल है, या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, किसी भी रोगाणु का जो संक्रमण है उसके परपोषी पर तभी होगा जब ये निम्न विशेषताएं उस परपोषी में होंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है सहभोजिता में। अब सहभोजिता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो सहभोजिता में अलग अलग जाति के दो जीव होते हैं, और एक जीव ऐसा होता है जो दूसरे जीव की सहायता से अपने जीवन का निर्वाह करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सहजीवन होता है जिसमें एक जाति को दूसरी जाति से लाभ होता है, लेकिन दूसरी जाति को पहली जाति से कोई भी ना तो नुकसान होता है और ना ही उसकी हानि होती है। इसका जो उदाहरण है तो एक मछली है, शार्क मछली है, आपने देखा होगा शार्क मछली जब चलती है तो उसके पीछे छोटी छोटी मछलियों का एक काफिला चलता है। ठीक है, जैसे सेनापति आगे चल
रहा हो, सेना उसके पीछे चल रही हो। तो जब सेनापति जो होता है शिकार करता है तो जो पीछे सेना चल रही होती है वो सेना उस शिकार से अपना पेट भरती है, तो ये होती है सहजीविता। ठीक है, जब पहला जीव दूसरे जीव की सहायता से अपना परिपालन करता हो, अपना पोषण करता हो, तो इसे हम सहजीविता कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है सहभोजिता में सहभोजी लाभान्वित होता है। सहभोजिता में सहभोजी लाभान्वित होता है, बिल्कुल होता है। परपोषी लाभान्वित होता है तो नहीं होता है। सहभोजी और परपोषी दोनों लाभान्वित होते हैं तो ये भी नहीं होता है, केवल सहभोजी लाभान्वित होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 16 लिखा हुआ है सहभोजिता है एक अविकल्पीय संबंध, विकल्पीय संबंध, परजीवी संबंध या फिर सहजीवी संबंध। ठीक है, तो सहपोषिता क्या है ये आपको बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विकल्पी संबंध। सहभोजिता है विकल्पी संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 जीव जो एक समुदाय में प्रभावी होते हैं और सूक्ष्म जलवायु व समुदाय संरचना को परिवर्तित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। जीव जो एक समुदाय में प्रभावी होते हैं और सूक्ष्म जलवायु व समुदाय संरचना को परिवर्तित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है की स्टोन प्रजाति, लाभदायक प्रजाति, आक्रमणकारी प्रजाति या फिर प्रभावी प्रजाति। तो इसे हम कहते हैं ऑप्शन ए की स्टोन प्रजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 लिखा हुआ है कार्बन पाया जाता है, तो कार्बन पत्थरों में पाया जाता है, जैवीय तंत्रों में पाया जाता है, वायु में पाया जाता है या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में पाया जाता है। तो कार्बन इन सभी में पाया जाता है, चाहे वो पत्थर हो, जीवीय तंत्र हो, कोई भी जीव हो या फिर वायु हो, तो यहाँ पर कार्बन की उपस्थिति होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कहाँ से करते हैं। तो जलीय पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कहाँ से करते हैं, सीधे वातावरण से। तो वातावरण से तो कर नहीं सकते क्योंकि वो जल के अंदर पाए जाते हैं, जल से, कैल्शियम कार्बाइड से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो जलीय पौधे होते हैं ये जल से अपना अवशोषण करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जल के अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी से ही यह अपना पोषण उसे अवशोषण करके खुद का पोषण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 लिखा हुआ है भारतीय रेल नेटवर्क कितने जोन में विभाजित है। भारतीय रेल नेटवर्क कितने जोन में विभाजित है। तो भारतीय रेल नेटवर्क यहाँ पर 16 जोन में विभाजित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका साउदर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, इस प्रकार से नॉर्थ ईस्टर्न, इस प्रकार से 16 जोन में विभाजित है भारतीय रेल नेटवर्क। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 भारत में गुजरात सूती वस्त्र उत्पादन में इनमें से कौन से स्थान पर आता है। भारत में गुजरात सूती वस्त्र उत्पादन में से कौन से स्थान पर आता है ये आपको बताना। ऑप्शन ए है प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तृतीय स्थान पर, चौथे स्थान पर। तो आंसर बिल्कुल सरल होना चाहिए, या तो प्रथम होगा, द्वितीय होगा, तृतीय होगा, पर चतुर्थ होगा। तो गुजरात जो आता है यह दूसरे स्थान में आता है सूती वस्त्र उद्योग में। बात आती है पहले स्थान को किस राज्य का आता होगा, तो यह महाराष्ट्र का आता है। ये आपको याद रखना है, प्रथम महाराष्ट्र का, दूसरा गुजरात का सूती वस्त्र उत्पादन में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 22 लिखा हुआ है गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग की कुल कितनी मिलें हैं। गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग की कुल कितनी मिलें हैं ये आपको बताना है। तो गुजरात में जो है सूती वस्त्र उद्योग की कितनी मिलें हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 116 मिलें हैं गुजरात में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 23 लिखा हुआ है वायुमंडल में किस घटक से O3 परत की हानि होती है। O3 मतलब जो है ओजोन परत की। ठीक है, वायुमंडल में किस घटक से O3 परत की हानि होती है। तो CO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा CFC। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर किस घटक से ओजोन परत की हानि होती है। तो ये हमारी हानि होती है यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 वैश्विक तापमान को कम करने के लिए 7 साल पहले बनी क्योटो संधि। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है, वैश्विक तापमान को कम करने के लिए यह कार्य करता है। क्योटो प्रोटोकॉल के हस्ताक्षरोपरांत
अंततः किसके रूस के हस्ता मतलब रूस की दखलंदाजी के बाद यह अंततः कब लागू हुई। ठीक है, तो यह लागू हुई थी 16 फरवरी 2005 में। ठीक है, यह 16 फरवरी 2005 में लागू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी है। शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों ऊंचाई से रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं और ये आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है। तो यहाँ पर आप पूरे प्रैक्टिस सेट को कवर कीजिएगा यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट को कवर नहीं किया है तो। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई औसत ऊंचाई कितनी है। तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है हमारी, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 900 से 1000 मीटर। ठीक है, शिवालिक श्रेणियों की जो औसत ऊंचाई है वो 900 मीटर से 1000 मीटर। अगला है पर्यावरण में सम्मिलित है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल या फिर उक्त सभी। तो पर्यावरण में सम्मिलित है तो ये सभी सजीवों के और निर्जीवों के समूह को पर्यावरण कहा जाता है। ये पर्यावरण की एक छोटी सी परिभाषा है, यदि आपको पता नहीं है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण में सम्मिलित है तो ये सभी पर्यावरण सम्मिलित है, जलमंडल, वायुमंडल एवं स्थलमंडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 27 लिखा हुआ, पर्यावरण पर अधिकार है वनस्पति का, मानव का, जंतुओं का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण पर अधिकार किसका है। तो पर्यावरण पर अधिकार है वनस्पति का, मानव का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम छोड़ते हैं। इसका आंसर यदि आपको पता हो पर्यावरण का अधिकार किस पर है तो यहाँ पर इन सभी का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो वनस्पति हो, मानव हो या फिर जंतु हो। ठीक है, इन सभी का अधिकार पर्यावरण पर होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 28 लिखा हुआ, पर्यावरण जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग है। पर्यावरण जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है ए फिटिंग का, ब्लॉन्स का, मिस वर्ट का, ऑप्शन दिए गए हैं ये फिटिंग का, विलॉन्स का, मिस वर्ट का या फिर टॉन्सले का। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो कथन है ए फिटिंग का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एक जैविक कारक है तो मृदा, वनस्पति, वायु या फिर तापमान। पर्यावरण का जैविक कारक है, मृदा है, वनस्पति है, वायु है या फिर तापमान है। तो पर्यावरण का जैविक कारक जो यहाँ पर है वो है हमारा वनस्पति। ठीक है, वनस्पति ये पर्यावरण का जैविक कारक है। इसके अलावा मृदा, वायु एवं तापमान ये सभी अजैविक कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की किस वस्तु में सम्मिलित नहीं है। पर्यावरण अध्ययन कि किस विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं। तो राजनीति संरक्षण में, वन संरक्षण में, मृदा संरक्षण में, जल संरक्षण में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, राजनीतिक संरक्षण में इसमें पर्यावरण अध्ययन शामिल, पर्यावरण अध्ययन में ये शामिल नहीं है। ठीक है, राजनीतिक अध्ययन। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।